चर्चा में शामिल होंगे, जहां लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, इससे जो महागठबंधन हो या एनडीए हो, सबके अपने अपने दावे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सागर मौजूद है, जेडीयू से। बहुत बहुत सागर, आपका स्वागत है। वहीं आरएलएम से हमारे साथ पटना से राम पुकार सिन्हा जी मौजूद है। राम पुकार सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सागर जी, पहला सवाल आपसे ही रहेगा। जिस तरीके से पहला फेज में देखा गया कि बम्पर वोटिंग हुई और सेकंड फेज में भी देखा जा रहा है कि उससे कहीं ना कहीं अधिक वोटिंग हुई है, किस और संकेत करती है? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के मतदाताओं को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है इस देश की, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और उसमें अपनी निष्ठा व्यक्त की है। जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज का सवाल है, तो इस बार बिहार से हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। पहले हम लोगों ने देखा है कि वहाँ के आंकड़े काफ़ी निराशाजनक रहे हैं मतदान के, और इस बार काफ़ी अच्छे आंकड़े आए हैं। हमें लगता है कि वहाँ की जो जनमानस है, सभी ने निकल करके मतदान किया है। महिलाओं ने खास करके बहुत अच्छे संख्या में पार्टिसिपेट करने का काम किया है और हमको लगता है कि इनका मत निश्चित रूप से फिर एक बार एनडीए की झोली में जाएगा और फिर से एक बार 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के संकल्प के साथ जनता ने मतदान किया और भारी से भारी संख्या में निकल करके और बिना कोई परिवर्तन के मूड के जो यह सरकार है, उसी को फिर से 5 वर्षों तक आगे काम करने का मौका देने के उद्देश्य से मतदान करने का काम। राम पुकार जी, जिस तरीके से लगातार बम्पर वोटिंग हो रही है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, बम्पर वोटिंग का सवाल यह है कि इस बार बिहार में जो दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, मैं भी आज वोटिंग करने अपने गांव पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र के घोड़ासान प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कवैया, जहां मेरा बूथ संख्या 47 है और मेरा स्वयं क्रमांक संख्या 6 है, मैं स्वयं बूथ जाकर मतदान किया है और मैं देख रहा हूं कि इस बार महिलाओं की अजब सी भागीदारी है। इतनी महिलाएं आज तक आजादी के बाद ये पहली बार इतनी महिलाएं वोट में सक्रिय होंगी। पुरुष वर्ग को पीछे छोड़ते हुए महिलाएं 100% भागीदारी की है। यह एक और संकेत दे रहा है कि वाकई में बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का जो विजन है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है, और इनके साथ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान, जो जीताराम मांझी जी का जो विजन है, इस विजन के तहत इस बार बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान का प्रयोग किया है। और इस बार की मतदान, अभी जिस बूथ से मैं मतदान देकर आ रहा हूं, अभी 5:15 हुए हैं, वहां 82% लोगों ने मतदान कर दिया है। अब बुझिए, मेरा बूथ संख्या 47 है, 46 है, वहां उस बूथ पर अभी तक माने 81-82% लोगों ने मतदान कर दिया। महिलाओं का जो जोश और जुनून था, उसको देखने के बाद लेकिन नीतीश कुमार जी का जो राम पुकार जी, जिस तरीके से पहली फेज में भी देखा गया कि महिलाओं का वोट प्रतिशत अधिक था और महिलाएं काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी, सेकंड फेज में भी सेम देखा गया कि कुछ महिलाएं काफी ज्यादा संख्या में वोटिंग की। लेकिन महागठबंधन के अपने दावे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार सत्ता परिवर्तन जेनजी हो या महिलाएं हो, वो करेंगी। अंजना जी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम कर सकते हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। बिहार की जनता कभी भी उस खौफनाक मंजर वाले सरकार, जिनके परिवार में उस समय की क्या स्थिति थी, आज अगर इतनी भागीदारी हो रही है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। अंजना जी, आप एक प्रखर महिला पत्रकार हैं, आप सर्वे करा लीजिए कि आज नीतीश कुमार जी का देन है कि महिलाएं घर से निकली है, महिलाएं आत्मस्वावलंबन हुई है, महिलाएं रोजगार की ओर बढ़ रही है, महिलाएं विभिन्न सेक्टरों में काम कर रही है। ये सारी की सारी नीतीश कुमार जी का देन और हमारा एनडीए गठबंधन सरकार का देन है। हमारा एनडीए गठबंधन की सरकार पूरी तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है और आने वाले भविष्य में भी जिस तरह से महिलाओं के प्रति हमारी सरकार का रुझान है, यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोलते थे कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है।
तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो सपना था कि भाई महिलाओं को, आधी आबादी को पूरा राजनीति में भागीदारी हो, सामाजिक क्षेत्रों में भागीदारी हो, हर क्षेत्र में भागीदारी हो, उसका प्रतिनिधित्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और हमारा एनडीए गठबंधन की सरकार ने किया है। इसलिए एनडीए गठबंधन की सरकार पूरी तरह से महिलाओं के प्रति समर्पित है, युवाओं के प्रति समर्पित है, किसानों के प्रति समर्पित है। इस बार देखिए ना संजना जी, आप जरा पता कर लीजिए, पूरा देश दुनिया आप देख रही है, उसमें आप देखिए 125 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को, किसानों को खेती करने के लिए बिजली, इसके अलावा महिलाओं को जो वृद्धा पेंशन है, फिर विधवा पेंशन है, पुरुषों को भी वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विकलांग राम पेंशन मिल पुकार रहा है। जी, ये तो नीतीश कुमार की सरकार में ये सारी चीजें तो मिल ही रही है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन ने कहा है कि अब हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे और साथ ही एक मुश्त महिलाओं को 30,000 रुपए देंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अंजना जी, जरा आप बात कीजिए, राजद के प्रवक्ता से पूछिए जरा कि भाई साहब, आपके माता पिता जी की सरकार में मात्र 94,000 शिक्षकों को नौकरी दे पाए थे, 94,000 रोजगार दिए थे, 1 लाख भी नहीं पूर पाया था। आज हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे बिहार में। एनडीए गठबंधन की सरकार जिस बिजली के लिए लोग तरसता था, आज कभी बिजली कब कटती है पता ही नहीं चलता है। आज आप देखिए ना, लॉ एंड ऑर्डर को अपने देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार कितना सुरक्षित है। आज 12 बजे 2 बजे रात को भी आप कहीं निकल कर जा रहे हैं, इस दिमागी कलाल का हिम्मत नहीं है कि कभी कोई कुछ घटना कर दे। हाँ, छिटपुट 1-2 घटनाएं कहीं हो जाती है, उसको हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कर सकता हूँ, आज बालिकाएं, लड़कियां साइकिल से, स्कूल ड्रेस में सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में ट्यूशन पढ़ने जाती है, शाम को पढ़कर आती है किसी माई के लाल का हिम्मत जो कभी किसी लड़की का हाथ पकड़ ले? या नीतीश कुमार जी का सुशासन है, नीतीश कुमार जी का सामाजिक न्याय का धारा है, और नीतीश कुमार जी ने किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाओं को जिस तरह आत्मनिर्भर बनाया है। आप देखिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए भी नीतीश कुमार जी ने जितना कर दिया, आज तक आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। चलिए राम पुकार जी, आपके पास आऊंगी। सागर जी, जिस तरीके से लगातार आरजेडी के बड़े बड़े दावे हैं, महागठबंधन के बड़े बड़े दावे हैं, वो कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, हमारी सरकार आएगी तो 30,000 रुपए एक मुफ्त देंगे। हालांकि क्या लग रहा है कि ये सच में हो पाएगा, मुमकिन है, या फिर जनता इसी मुद्दे पर वोट दी है, या फिर जो एनडीए की सरकार है वो रिपीट होगी? देखिए, महागठबंधन के लोग जनता को फिर से एक बार ठगने के लिए बड़े बड़े चुनावी वादे इन्होंने किए हैं, और बहुत ही शातिर तरीके से इन लोगों ने जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो को प्रोजेक्ट किया है। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने कई बार यहाँ आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने बताया भी है, और जिस समय इनको नौकरी देनी थी उस समय ये नौकरी के बदले में ज़मीन ले रहे थे। इनके पिताजी जब रेल मंत्री थे तो नौकरी के बदले में ज़मीन ले करके और तब नौकरी देने का काम इन्होंने किया था। वही व्यक्ति आज नौकरियों की बात, नौकरियों की बाहर बिहार में लाने की बात कह रहे हैं, तो हमको लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग 4th ग्रेड की नौकरी के हिसाब से भी देखें तो करीब करीब 12,85,000 करोड़ रुपए का बजट चाहिए सभी लोगों को नौकरी दे करके उनको एटलीस्ट 40,000 के आसपास का वेतन अगर देना हो तो जो कि कहीं से पॉसिबल नहीं है। बिहार के बजट का 4 टाइम्स है, और ये घोषणाएं इसलिए भी हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनको ये घोषणाएं पूरी नहीं करनी होगी, इस वजह से बड़ी बड़ी घोषणाएं इन लोगों ने कर दिया है। और आपने देखा है कि पिछले 2005 से लेकर के 2025 तक बिहार में जो विकास का काम हुआ है, बिहार में मेट्रो आई, बिहार में आज डबल फ्लाईओवर हैं, चारों ओर बिहार का जो देश स्तर पर जो बिहार की छवि थी उसमें काफ़ी सुधार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार में आने के बाद हुआ है। तो हमको लगता है कि बिहार की जनता, और सबसे बड़ी मेजर पॉइंट कि बिहार में जो बिहार जैसा चैलेंजिंग स्टेट में शराबबंदी कर नीतीश कुमार जी ने दिखाया। ये अलग बात है कि शराबबंदी को लेकर के कभी कभी आलोचना भी सरकार को सहनी पड़ती हैं और कुछ ऑफिसर्स शराबबंदी को सफल नहीं होने देना चाहते हैं,
लेकिन सरकार ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाते हुए वहाँ के लोगों के हित में, बिहार के हित में इसको बंद करने का काम किया। चलिए सागर जी, और आपके पास आएंगे। अभी जिस तरीके से लगातार वोटिंग हो रही है और अभी तक वोटिंग चल ही रही है, बिहार के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, अब से थोड़ी देर बाद ये चुनाव चलिए तो चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पटना से और एक गेस्ट जुड़े हुए हैं, हम पार्टी के हैं, प्रवक्ता हैं राजेश रंजन जी। राजेश जी, बहुत स्वागत है। जिस तरीके आपसे सवाल रहेगा यही कि जिस तरीके से बिहार में दूसरे फेज का बम्पर वोटिंग चल रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? राकेश जी। राकेश जी, बिहार में सेकेंड फेज का बम्पर वोटिंग चल रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, नमस्कार मेरा। और देखिए, पिछले फेज में 121 जगहों पे वोटिंग हुई और 121 सीटों पे वोटिंग हुई और इस बार 122 सीटों में वोट हुई है। पिछले बार परसेंटेज जो था वो 65 था, इस बार भी ऑलमोस्ट वही है। तो मैं यही देख रहा हूं कि बिहार में फिर से प्रचंड बहुमत से डबल इंजन की सरकार बनेगी और इसमें कोई दो राय नहीं। कारण क्योंकि बिहार की जनता बिहार के विकास के साथ, बिहार का जो समृद्ध बिहार बनाने की बात है उसके साथ बिहार की जनता स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी में विश्वास करती है। और 1990 से 2005 वाला जो बिहार था, उस दौर में बिहार की जनता तय कर चुकी है कि कभी नहीं जाना है। जाहिर सी बात है, जब बिहार में जब विकास का ब्यार है, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, ये इसलिए कि बिहार में इतना विकास हुआ है, चाहे आप कोई भी सेक्टर देख ले, चाहे पुलिया की बात हो या महिला सशक्तिकरण की बात हो या उद्योग की बात हो। उद्योग में छोटे छोटे एमएसएमई से लेकर के आपने लेकिन राकेश जी, जिस तरीके से 20 साल तक एनडीए की सरकार रही, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास कर रही है, जो ये आप लोग कह रहे हैं उसको महागठबंधन कह रही है कि आपने कुछ नहीं किया है, इसलिए इस बार परिवर्तन की सरकार बनेगी और ये जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकेगी, वो जेनजी है और महिला है। आपको मैं बता दूं 20 साल से इन लोग सत्ता से बाहर, 20 साल से सत्ता से बाहर, इसलिए इन लोग बहुत अकबकाहट में, बौखलाहट में। कारण कि 2090 से 2005 के बीच में बिहार को गड्ढा करने का जो काम किया गया, तो आप तो जानते होंगे, शायद आपको पता नहीं, आप उस दौर को देखे हैं कि नहीं देखे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो दौर इतना खराब दौर था, 5 बजे के पहले शटर बंद हो जाया करता था, घर का दरवाजा बंद हो जाया करता था। 5 बजे के पहले महिलाएं चलती नहीं थी और शादियां जब होती थी तो शोरूम से गाड़ियां उठा लिया जाता था। हत्याएं होती थी, जब होती थी तो एफआईआर नहीं होता था। सुन लीजिए पहले बातों को। और जो लोग सोचते थे कि हम उद्योग लगा दें, वो लोग लगाना नहीं चाहते थे, पलायन कर जाते थे। तो आज इसी पलायन की बात करते हैं। अरे भैया, आप देखिए ना, लोग अब आ रहे हैं, अब इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो कहने अब जहां तक विपक्ष की बात अब कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। तो एक कारण बताइए कि बिहार की जनता पर विश्वास करे। तो एक भी कारण बताइए, एक भी कारण में बता सकते हैं कि बिहार की जनता पर विश्वास करेगी क्या? सगुफा जो छोड़ रहे हैं, हर एक घर नौकरी देने की बात जो कर रहे हैं, जनता नहीं समझ रही है। वो चीज संभव नहीं है, जो चीज असंभव है उस पर जनता जाएगी। आप समझिए ना, अगर कैलकुलेशन करें तो बिहार की आबादी 14 करोड़ आबादी है और एक घर में 5 लोग अगर कम से कम अगर डिवाइड कर दीजिए तो 2 करोड़ 80 लाख लोग आते हैं। और 2 करोड़ 80 लाख को मल्टीप्लाई कर दिए 30,000 से भी, तो 12,75,000 करोड़ जा रहा है। उन्होंने फिर माई बहन योजना की बात किया, 30,000 उसको भी देंगे, अगर वो भी ऐड कर दीजिए। फिर जीविका दीदी के लिए उन्होंने बोला उसको भी देंगे।
ऐसा अगर ये पूरे एक्यूमुलेट करेंगे, पूरे जोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा बिहार का बजट 2024 से 25 में 1.7 लाख करोड़ है। और इन लोगों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भारत के बजट के बराबर हो जाएगा। बिहार की जनता नहीं समझ रही है। चलिए राकेश जी, आपके पास आएंगे। सागर जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बार बार घूमकर बात वही आ जाती है कि तेजस्वी ने नौकरी की बात की है, पलायन की बात की है, रोजगार देने की बात की है। जो जेनजी की बात कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है महागठबंधन को कि भाई हमने ये मुद्दा लेकर के गया है, कैंपेन किया है, प्रचार किया है, धुआंधार प्रचार किया है। अब इसी का नतीजा है कि इतना ज्यादा बम्पर वोटिंग हो रही है। देखिए, एक्सपेक्टेशन सबको रखना चाहिए और सब कोई मेहनत करते हैं। चुनाव के दौरान सभी पार्टियां अपने अपने विषय को लेकर के, अपने अपने विचारधारा को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं और जनता को ही निर्णय अंतिम में लेना है कि कौन हमारे लिए अच्छा शासन देगा। और चूँकि हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों तक अपना शासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देने का काम किया है बिहार को, तो हमारे काम को तो जनता ने देखा है। इन लोगों ने तो अभी खाली ये बता रहे हैं कि हम यह काम करेंगे, वह काम करेंगे। और इनके खुद के एक विधायक ने बताया कि गेहुआ सांप से लालू यादव जी की उन्होंने तुलना कर दी थी और उन्होंने कहा कि तो जैसा लालू यादव जी हैं वैसे ही उनके पिता भी, उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी ठीक उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। इनके ही विधायक भाई वीरेंद्र ने मैं कहीं इंटरव्यू में सुन रहा था कि उन्होंने कहा था। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि फिर से जंगल राज का फिर से वापस आना तय है। और आप लोगों ने देखा है कि कैसे पिछले 15 साल में जो स्थिति बिहार के अंदर में हुई और उस वहाँ से 95 से लेकर के 2025 तक हम लोगों ने जो सुधार करने का काम किया, ये बहुत चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए। बिहार जैसे स्टेट में विकास की फिर से एक गाथा लिखना, फिर से उसको विकास के पटरी पर लाना, देश के अन्य राज्यों के साथ उसको विकास के तुलना उसकी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने तो काम करके दिखाया, इन लोग तो सिर्फ अभी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सागर जी, महागठबंधन का ये भी तो सवाल रहता है ना कि आप लोगों ने 20 साल जो काम किया लेकिन उसमें भी पलायन बरकरार है, रोजगार नहीं मिल रहा है। मुद्दा तो नहीं, हम लोगों ने 39 लाख रोजगार देने का काम किया है और 10 लाख युवाओं को उसमें रोजगार मिला है। और आगे अभी नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए हम लोगों ने अपना टारगेट सेट किया कि हम लोग 1 करोड़ रोज़गार और नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं। और हमको लगता है कि जो वादा हम लोगों ने किया है अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, उसको हम लोग निश्चित रूप से निभाने का काम करेंगे। राकेश जी, क्या लग रहा है कि जो वादे आप लोगों ने मैनिफेस्टो में किया है, एनडीए ने किया है, वो काम करेगा? मैडम देखिए, हम लोग शुरू से ही इस साल में जो बिहार का जो विकास हुआ और बिहार की गति को स्थिर प्रोग्रेशन में गुणोत्तर वृद्धि मैंने किया, गुणोत्तर वृद्धि यहाँ हुआ है। अब जो बोल रहे हैं कि हमने, मेरा जो है एनडीए का जो मैनिफेस्टो है, उसमें जितनी भी चीजें घोषणाएं हुई है वो प्रैक्टिकल वे में हुई, हवा हवाई में बातें नहीं हुई। आप देख चुके हैं, रोजगार की बात अगर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि पिछले बार हमारे नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख सरकारी नौकरी प्लस रोजगार का बात किया था। 10 लाख सरकारी नौकरी और प्लस 40 लाख लोगों को रोजगार मिला। 50 लाख लोगों को रोजगार प्लस सरकारी नौकरी मिला। इस बार 1 करोड़ की बात हुआ। निश्चित तौर पर किसी भी तरह का बात संदेह नहीं है, ये 5 साल में पूरा होगा। और हमारा, आप अगर 2006 से लेकर के 2011 से लेकर के 2016 से लेकर के 2023 में जो उद्योग की जो नीति बनी, अगर उसको भी आप देखेंगे तो हम लोग एमएसएमई में से लेकर के, साइटीवी से लेकर के, बिहाड़ा से लेकर के सब जगह रोजगार की संभावनाएं अथाह है। तो इस तरीके से चीजों को धीरे धीरे हम लोग बिहार में सब ठीक होते जा रहा है। और हम लोग, चलिए राकेश जी, आपके पास आएंगे। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको कि 5 बजे तक का घाटशिला में वोटिंग प्रतिशत बता दें आपको 73.88% यहाँ मतदान हुआ है। ये बम्पर वोटिंग घाटशिला में हुई है। बड़ी खबर घाटशिला से बता रहे हैं, जहाँ 5 बजे तक घाटशिला में 73.88% मतदान बम्पर वोटिंग हुई है। सभी 300 बूथों पर मतदान
हो चुकी है। वहीं 2,56,000 वोटर ने घाटशिला में अपने मतों का प्रयोग किया है। बम्पर वोटिंग घाटशिला में हुई है। 73.88% मतदान हुआ है। 5 बजे तक मतदान वहां खत्म हो गया है। तो बिहार पे भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां प्राणपुर की बात करें तो 78.89% यहां मतदान हुआ है। वहीं भागलपुर की बात करें तो यहां 55.17% मतदान हुई है। वहीं सुपौल की बात करें तो 69.72% मतदान हुआ है। झंझारपुर का बात करें तो 5 बजे तक यहां 57.73% मतदान हुई है। वहीं फुलपरास की बात करें तो 60.37%, सिकटी की बात करें तो 70.31% मतदान हुआ है। बता दें कि 5 बजे तक का आपको वोटिंग प्रतिशत बता रहे हैं। गया टाउन में 58.43% मतदान हुई है। तो पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में 9 बजे तक मतदान तो बता दें कि बिहार में पहले फेज में जिस तरीके से वोटिंग हुई उससे ज़्यादा ही वोटिंग दूसरे फेज में देखा जा रहा है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 6 नवंबर को 60.13% वोटिंग हुई है। वहीं 11 नवंबर को 6-7% मतदान हुए हैं। चलिए तो चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सागर जी, जिस तरीके से आपने देखा कि बम्पर वोटिंग हुई है, बिहार हो चाहे घाटशिला हो, घाटशिला में भी इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। क्या लग रहा है कि उपचुनाव में किसकी कौन बाजी मारेगा और कौन बाजी हार जाएगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का भी बात है घाटशिला उपचुनाव। देखिए, अनएक्सपेक्टेड वहाँ पर वोटिंग हुई है और यह दर्शाता है कि लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स वहाँ पर निकले थे और ये दर्शा रहा है कि इस बार वहाँ पर बदलाव होगा। और हम लोगों ने पहले भी बताया था कि हेमंत सोरेन जी ने झूठे चुनावी वादों के सहारे और भोले भाले आदिवासियों को ठग करके पुनः झारखंड की सत्ता में आने का काम किया था। और निश्चित रूप से सोमेश सोरेन जी के पिता रामदास सोरेन जी, जो कि शिक्षा मंत्री थे, उनके निधन की हम लोगों को पीड़ा है और यह बिल्कुल हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों का ये दायित्व भी है कि हम लोग राजनीतिक रूप से चुनावी मैदान में डटे रहें। और हम सभी लोगों ने मिलकर के बाबूलाल सोरेन को वहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी बनाया था और हम लोगों ने वहाँ जॉइंट कैंपेनिंग भी की है। और हम लोगों की जो मेहनत है उससे हम लोगों को लगता है कि वहाँ हम लोगों को वोट ज़रूर मिलेगा। और जो वोट का आधार हमारा रहेगा, जो देश में जो विकास का मॉडल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का विकास हुआ, और यहाँ पर एनडीए के साथ जो हम लोगों ने जो पुरानी गलतियाँ की थी अपनी, उस गलतियों को सुधार करके हम लोगों ने पुनः अपना एकजुटता दिखाने का काम किया है। उसके आधार पर हमको लगता है कि जनता निश्चित रूप से हम लोगों पर विश्वास करेगी। जिस तरीके से वर्तमान की सरकार ने भोले भाले आदिवासियों का, मूलवासियों का वोट लेकर के उन्हें ठगने का काम किया, हमको लगता है कि इस बार एक मौका उन्हें बहुत जल्दी ही यह मौका दोबारा मिल गया घाटशिला की जनता को अपने प्रायश्चित करने के लिए। और हमको लगता है कि निश्चित रूप से 14 तारीख को जब घाटशिला के मतपेटियाँ खुलेंगी तो वहाँ से बाबूलाल सोरेन जी अच्छे संख्या में वोट ला करके विजयी होंगे।
चलिए राकेश जी, क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से 5 बजे तक का रुझान आ चुका है, बम्पर वोटिंग हुई है? 10 में भी 6% वोटर की संख्या बढ़ा था, आपको मालूम है। तो उस समय क्या कितना परिवर्तन हुआ था वो भी पता है आपको है। इस बार फिर से स्ट्रांग गवर्नमेंट तो था ही, फिर से स्ट्रांग गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी के साथ में। अरे अमित शाह गृह मंत्री जी भी बोले थे भाई कि 165 प्लस सीटें आएंगी, तो हम उस आंकड़ा को छू रहे हैं, कोई इसमें संशय की बात नहीं है। और मैं फिर से बता दूं आपको, हो सकता है कि अपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन का जो परसेंटेज होता है वो भी बैठने लायक नहीं रहे। तो ये फुल मूड में जनता समझ चुकी है कि हमको किसके साथ जाना है, कहां जाना है। और बिहार का जो विकास है, बिहारियों को जो सम्मान वापस करना है, बिहार को एक जो बिहार का जो मैप है उसमें सबसे ऊपर खड़ा करना है। इसलिए बिहार की जनता, बिहार की ईमानदार जनता, बिहार की प्रबुद्ध जनता, बिहार की बुद्धिजीवी जनता समझ चुकी है। इसलिए हम नीतीश सरकार जी के साथ रहना है, मोदी के साथ रहना है, एनडीए के साथ रहना है। इसलिए कि विकास का जो बयार बहा है उसके साथ बिहार की जनता चाहती है। इसलिए आप चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सागर जी, आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो